नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी देश के आम बजट की, यूपी में सपा आरएलडी गठबंधन की योगी सरकार पर तीखे तंज की, जानेंगे बीजेपी सरकार से क्यों खफा हुए जाट, पंजाब में कैसे सीएम उम्मीदवार चुन रही है कांग्रेस। बात करेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव में किसानों की पार्टी के बिगड़ते समीकरणों की, उत्तराखंड में बागियों से परेशानी में घिरी बीजेपी और कांग्रेस की, और बुलेटिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अभियान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कानपुर की कल्याणपुर सीट पर बदला प्रत्याशी खुशी दुबे की मां नहीं लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस ने खुशी की बहन नेहा तिवारी को घोषित किया उम्मीदवार। करहल सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस उम्मीदवार को नामांकन करने से रोका। अखिलेश यादव का समर्थन करने के दिए संकेत। करहल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट हुई फाइनल। खिलाड़ियों की बेस प्राइस भी हुई तय। भारतीय खिलाड़ियों पर रहेगी विशेष नजर। 12-13 फरवरी को 1200 से ज्यादा खिलाड़ियों की नीलामी। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 848 अंकों की तेजी के साथ 58,863 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 237 अंकों की तेजी के साथ 17,577 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया। बजट में सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान किए गए, लेकिन आम आदमी के हिस्से खुशियां कम, मायूसी ज्यादा आती दिखाई दी। दूसरी ओर वित्त मंत्री ने बजट को किसानों, महिलाओं और युवाओं का बजट बताया है। तो क्या है 2022-23 के लिए सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया गया। हालांकि इस बजट से मिडिल क्लास को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और बजट में कोई राहत नहीं दी। वहीं देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। ऐसे में देश में रोजगार को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे पास 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने की क्षमता है। 100 साल के लिए ढांचागत सुविधा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिजिटल करेंसी शुरू करने का भी ऐलान किया गया। वहीं क्रिप्टो करेंसी को वैध बताते हुए सरकार ने इस पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब में मिडिल क्लास को कोई राहत नहीं दी गई, बस आईटीआर फाइल करने में और 2 साल तक की राहत दी गई है। गलती पता चलने पर 2 साल तक टैक्स चुकाकर अपडेटेड रिटर्न भरा जा सकेगा। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ाने का ऐलान नहीं किया गया है और 80C में भी कोई छूट नहीं मिली है। डिफेंस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% रक्षा आरएनडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा। वहीं बजट के जरिए किसानों की नाराजगी कम करने की कोशिश सरकार ने की है। किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी। तिलहनों के उत्पाद को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके अलावा देश भर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में 2,37,000 करोड़ रुपए के खाद्यान्न की एमएसपी के तहत किसानों से खरीद की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला लिया है। डिजिटल करेंसी को लेकर सीतारमण ने बताया कि नए वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। वहीं क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाएगी। बजट में बताया गया कि पोस्ट ऑफिस अब पूरी तरह डिजिटल होंगे। शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा। मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में एमएसएमई के लिए कई अहम ऐलान किए गए हैं। सीएलजीएस के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। बजट को सत्ता पक्ष जहां आम लोगों के हित में बता रहा है, तो विपक्ष इसे निराश करने वाला बता रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतन भोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे पेगासस स्पिन बजट बताया है। पूरे देश का ध्यान वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा यूपी चुनावों पर भी लगा हुआ है, जहां आज सपा आरएलडी गठबंधन की ओर से बीजेपी पर तीखे तीर चलाए गए।
उत्तर प्रदेश में सत्ता पाने की लड़ाई लगातार दिलचस्प होती नजर आ रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर आरोपों की जमकर बौछार हो रही है। साथ ही वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। उसी कड़ी में अब सीएम योगी के एक बयान पर आरएलडी नेता जयंत चौधरी का जवाब आया है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी के 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने वाले बयान पर पलटवार किया है। जयंत ने एक जनसभा में सीएम योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है पिछले हफ्ते जो ठंड आई थी इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई है। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम मशीन को ऐसा भर के दो, नल के हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। सिर्फ जयंत ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें अपने निशाने पर ले लिया था। उन्होंने कहा था, बाबा सरकार में महामाफिया राज है। लखीमपुर के किसानों की जान ली गई, हाथरस की बेटी के साथ हुई अमानवीयता, इनामी अपराधी का खेलना, सरेआम फरार पुलिस कप्तान व अन्य जघन्य कांड जनता भूल नहीं सकती। झूठ बोलने वालों की भी एक हद होती है। भाजपा में जो जितना बड़ा उतना बड़ा उसका झूठ। इस वार पलटवार के दौर को देखकर कहा जा सकता है कि इस गठबंधन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और इनसे पंगा लेना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। सीएम योगी गर्मी में भी शिमला बना देने की बात कह रहे हैं, तो जयंत वोट की ताकत से बीजेपी नेताओं की चर्बी कम करने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश भी बीजेपी पर तंज कसने में पीछे नहीं है। पश्चिमी यूपी में ये तीखी बयानबाजी जाट वोटों के लिए चल रही है, लेकिन हरियाणा सरकार के एक कदम से पहले से ही नाराज जाट बीजेपी पर भड़क उठे हैं। तो क्यों जाट दिख रहे हैं बीजेपी से नाराज, और क्या कहा किसान नेता राकेश टिकैत ने, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी एक बार फिर बढ़ गई है, जिसका कारण है हरियाणा का चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। बता दें कि यूनिवर्सिटी के सालाना अकादमिक कैलेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल यूनिवर्सिटी के सालाना कैलेंडर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री की फोटो छपी है, लेकिन इसमें चौधरी चरण सिंह की फोटो ही नहीं लगाई गई है, जबकि विश्वविद्यालय का नाम ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर है। अब इसी मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है। इस कैलेंडर की तस्वीरें सामने आते ही किसान नेता राकेश टिकैत और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने लिखा, 700 किसानों की जान जाने से मन नहीं भरा, जो अब किसानों के आदर्श और हमारे पूर्वजों का अपमान कर रहे हो। कैलेंडर से हटा देना न सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी का अपमान है, बल्कि देश के हर किसान के आत्मसम्मान पर आत्मघात है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कैलेंडर से चौधरी चरण सिंह की फोटो गायब कर दी गई है। इससे पहले जीजेयू विश्वविद्यालय के चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ऑडिटोरियम से उनकी ही फोटो हटवाई गई थी। हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए लिखा कि बीजेपी जेजेपी सरकार में हो रहा ऐसा आचरण आखिर कौन सी राजनीति का हिस्सा है। इसके अलावा इनेलो नेता एवं विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कैलेंडर से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की फोटो को हटाकर सरकार ने महापुरुषों और किसानों का अपमान किया है। यानी साफ है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर विपक्ष को मुद्दा थमा दिया है। हालांकि विवाद को बढ़ता देख डैमेज कंट्रोल का प्रयास करते हुए रात को ही नया कैलेंडर जारी कर दिया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की तस्वीर को स्थान दिया गया है। लेकिन विपक्ष और किसान शांत बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद को रोकने के लिए क्या कदम उठाती है। जाटों की नाराजगी बढ़ती देख रातों रात कैलेंडर ही बदल दिया गया, लेकिन इससे नाराजगी कम होगी? इस सवाल का जवाब चुनाव परिणामों में मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चुनाव और हो रहा है, पंजाब में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार का। तो किस तरह से कांग्रेस अपने सीएम का कर रही है चुनाव, देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी ने 27 जनवरी को जालंधर में कांग्रेस की चुनावी रैली में ऐलान किया था कि कांग्रेस पंजाब विधानसभा का चुनाव में सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। इसके बाद अब कांग्रेस ने पंजाब में सीएम उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं के पास फोन आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही पंजाब में कांग्रेस का कार्यकर्ता फोन उठाता है तो दूसरी ओर से आवाज आना शुरू हो जाती है। सत श्री अकाल जी, मैं AICC दिल्ली से बात कर रहा हूं। हम पंजाब के मुख्यमंत्री पद के लिए आपका फीडबैक चाहते हैं। अगर आपकी राय है कि चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए तो बीप के बाद 1 दबाएं। अगर आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का चेहरा पंजाब मुख्यमंत्री होना चाहिए तो बीप के बाद 2 दबाएं। और अगर आपको महसूस होता है कि कांग्रेस को बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव लड़ना चाहिए तो बीप के बाद 3 दबाएं। यानी साफ है कि कांग्रेस की ओर से 3 विकल्प दिए गए हैं।
चन्नी सिद्धू या फिर बिना सीएम फेस के चुनाव में उतरने का। कांग्रेस के पोल से साफ है कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ सीएम पद की दौड़ में शामिल नहीं है। कांग्रेस सिर्फ चन्नी और सिद्धू में से किसी एक पर दांव खेलने की तैयारी में है। पार्टी की ओर से आम लोगों की राय जानने के लिए भी 3 नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से भी फीडबैक मांगेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से भी जनता से सीएम उम्मीदवार के चुनाव में राय मांगी गई थी। कांग्रेस फोन कॉल के सहारे पंजाब में सीएम उम्मीदवार ढूंढ रही है। मैदान में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं। इनमें किसके नाम पर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी, जल्द ही साफ हो जाएगा। पंजाब के चुनाव मैदान में इस बार किसानों की पार्टी भी उतरी है, लेकिन किसानों की संयुक्त समाज पार्टी चुनाव की शुरुआत में ही मुश्किल में फंस गई है और ये मुश्किल खड़ी की है चुनाव आयोग ने। किसान आंदोलन की शुरुआत से ही कयास थे कि किसान नेता राजनीति में कदम रख सकते हैं और किसान आंदोलन स्थगित होने के बाद किसानों ने इस बात पर मुहर लगा दी कि किसान चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद 32 किसान संगठनों वाले पंजाब के संयुक्त किसान मोर्चा में से 22 किसान संगठनों ने संयुक्त समाज मोर्चा बनाकर पंजाब की राजनीति में एंट्री की। लेकिन अब चुनाव आयोग ने संयुक्त समाज मोर्चा को बड़ा झटका दिया है। दरअसल संयुक्त समाज मोर्चा का राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, जिसके बाद बलवीर सिंह राजेवाल ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उसके कारण पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। राजेवाल ने आगे कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग को 2 बार आवेदन दिया था कि उनकी पार्टी पंजाब में 117 सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, इसीलिए उन्हें एक कॉमन चुनाव चिन्ह दिया जाए, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं होने दिया, जिसके बाद नामांकन के आखिरी दिन राजेवाल समेत अन्य उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल करना पड़ा। हालांकि पहले कयास थे कि संयुक्त समाज मोर्चा के उम्मीदवार अपनी सहयोगी पार्टी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के चुनाव चिन्ह कप प्लेट पर ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी और अब संयुक्त समाज मोर्चा के सभी उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में अब राजेवाल के आरोपों के बाद बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा बढ़ना तय माना जा रहा है, जिससे चुनावों में बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। किसानों का दावा है कि बीजेपी और आप के चलते उनकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हो पाई, इसीलिए वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब में किसान दल बनाकर भी बिना दल के हो गए, तो उत्तराखंड कांग्रेस और बीजेपी के नेता पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। उत्तराखंड में नेताओं की बगावत ने कई सीटों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। उत्तराखंड में नामांकन से लेकर नाम वापसी का समय खत्म हो गया है। उत्तराखंड में 2 सबसे मजबूत पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल नाम वापसी से पहले अपने अपने बागी नेताओं को मनाने में जुटे हुए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी कई बागी मैदान में डटे हुए हैं। बागी उम्मीदवार अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं। दोनों ही पार्टियों की कई सीटों पर इस वजह से टेंशन बढ़ गई है। वोट कटने का डर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के सामने खड़ा हो गया है। सबसे ज्यादा बागी भाजपा से चुनाव लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। भाजपा के 14 लोग बागी होकर मैदान में हैं, तो कांग्रेस की मुश्किलें भी कम नहीं है। कांग्रेस के भी 12 लोग बागी होकर मैदान में कूद पड़े हैं। लिहाजा दोनों पार्टियां किसी भी सियासी फेरबदल से डरी हुई हैं। बीजेपी को धनौल्टी, धनसाली, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, रुद्रपुर, भीमताल विधानसभा में बागी बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कांग्रेस को लाल कुआं, रुद्रप्रयाग, यमुनोत्री और घनसाली विधानसभा में बागियों से टेंशन है। बता दें कि राज्य की 70 सीटों पर 750 लोगों ने अपना नामांकन कराया था, जिनमें 23 प्रत्याशी नामांकन पत्र रद्द होने से बाहर हो गए, जबकि 95 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। कुल मिलाकर 136 प्रत्याशी अब भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। सबसे ज्यादा देहरादून जनपद की 10 विधानसभा सीटों पर सर्वाधिक 117 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में हैं, जबकि हरिद्वार की 11 विधानसभा सीटों पर 110 उम्मीदवार मैदान में हैं। चंपावत और बागेश्वर में सबसे कम 14 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अभियान की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का दावा है कि वो 2023 में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। कांग्रेस के इस अभियान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्यों बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता, देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 और उससे पहले होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में उतरने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी से जुट गई है। कांग्रेस अभी से ही सड़क पर उतर चुकी है। एमपी कांग्रेस की घर घर चलो अभियान की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने देवास पहुंचकर घर घर चलो अभियान का शुभारंभ किया। बीजेपी के बूथ विस्तार अभियान के बाद अब कांग्रेस भी 65,000 बूथों पर जनता के बीच पहुंचेगी और बीजेपी सरकार की नाकामियां गिनाएगी। इस अभियान में मुख्य रूप से प्रदेश
प्रदेश में बढ़ती महंगाई, आदिवासी, दलित और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, किसानों के साथ बीजेपी सरकार की ओर से किया जा रहा अन्याय जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता को ये बात याद दिलाएंगे कि 2018 में बीजेपी के 15 साल के कुशासन से त्रस्त होकर जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। लेकिन आज जो सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है वो जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, खरीदी हुई सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अभियान का शुभारंभ करने के बाद पार्टी की वरिष्ठ नेता आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में तय कार्यक्रम के अनुसार घर घर चलो कार्यक्रम आयोजित करेंगे। अभियान में पूर्व मंत्री से लेकर विधायक और तमाम पार्टी पदाधिकारी घर घर दस्तक देकर नए सदस्य बनाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ब्लॉक स्तर तक जनता से सीधे संवाद करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि जनता तक पार्टी का संपर्क तेज हो, साथ ही संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ने से नीचे तक मजबूती भी मिले। पार्टी के मंडलम, सेक्टर और बूथ इकाइयों को भी मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।